आई एम लक्ष्मीकांत में। और आज का जो ये संसद का वीडियो है, ये अंतिम वीडियो होगा। संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका। संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका मतलब है बहुत सारी क्रियाओं में संसद जो है भूमिका करती हैं। और बहुक्रियात्मक का मतलब है कि मल्टीपल रूप में वो काम करती हैं। कैसे? भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है, बेशक रखती हैं, निस्संदेह रखती हैं। उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है। इसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। मैं आपको 7 शक्तियां इनकी मोटे तौर पर बताऊंगा, फिर सातों को एक एक करके डिस्कस भी करेंगे हम। पहली, विधायी शक्तियां एवं कार्य। दूसरी है कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य। तीसरी, वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। और चौथी, सांविधिक शक्तियां एवं कार्य। पांचवी, न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। छठी, निर्वाचक शक्तियां एवं कार्य। और अन्य शक्तियां एवं कार्य सातवीं है। पहली विधायी, दूसरी कार्यकारी, तीसरी वित्तीय, चौथी सांविधिक, पांचवी न्यायिक, छठी निर्वाचक और सातवीं अन्य शक्तियां। तो सबसे पहले हम समझते हैं विधायी शक्तियां। जो पहली शक्ति हैं, विधायी शक्तियां एवं कार्य क्या है, संसद किस तरह से विधायी शक्तियों में काम करती है। देखिए, संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। मतलब पहला काम जो है वो संसद का विधायी शक्तियां एवं कार्यों वाला ही है। देश के लिए विधि बनाए, वो विधियां बनाती हैं वो। इसके पास संघ सूची विषयों पर, जिसमें मूल रूप से 98 विषय थे एवं वर्तमान में 99 विषय हैं। तो उस संघ सूची में 99 विषय हैं, उस पर वो कानून बना सकती हैं, विधि बना सकती हैं। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, यानी वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तीनों सूचियों में से, वो विषय भी 99 के अलावा जो विषय बच गए वो विषय भी जो है संसद के पास आते हैं। या दो से अधिक राज्यों में मध्य किसी विवाद होने पर भी संसद समवर्ती सूची पर किसी विषय पर इसके अलावा विधि बना सकती है। समवर्ती सूची पर भी, और समवर्ती सूची में तो मूल रूप से जो 47 विषय थे, अब उसमें 59 विषय हैं। तो 59 विषयों पर कानून बना सकती है संसद। अर्थात मतलब है कि दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर, जिसमें मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। कौन सी राज्य सूची की बात कर रहा हूँ? संविधान जो है संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। ऐसा निम्नलिखित 5 असामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत कर सकते हैं। कौन सी 5 परिस्थितियां जब राज्यों के लिए भी संसद कानून बना सकती हैं? वो है जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास करे। संकल्प पास करके राज्यसभा खुद कह देगी कि हमारे लिए कानून बनानी, मान लो। इसके अलावा जब राष्ट्रीय आपातकाल हो तब भी संसद कानून बनाएगी राज्यों के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद में ऐसा संयुक्त अनुरोध कर दें, 2 या 2 से अधिक राज्य से संयुक्त अनुरोध कर दें कि हमारे लिए कानून जो है संसद ही बनाएगी, उस स्थिति में भी। इसके अलावा जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि और समझौते के तहत कोई ज़रूरी कार्य हो तो वहाँ भी संसद कानून बनाएगी। इसके अलावा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो 356 या 365 के अंतर्गत, उस स्थिति में भी संसद कानून बनाएगी राज्यों में। तो ये जो पहला काम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये है संसद को राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को संसद द्वारा 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति कोई मान लो ऑर्डिनेंस लाता है तो 6 हफ्तों के अंदर उसको क्या मिलनी चाहिए? स्वीकृति। इस अवधि के भीतर अध्यादेश को संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। 6 हफ्तों में मिलनी अनिवार्य है, अन्यथा वो ऑर्डिनेंस काम का नहीं रहेगा। संसद विधियों का खाका तैयार करती है और मूल विधि के ढांचे में ही विस्तृत नियम। संसद क्या करती है? विधियों का खाका तैयार करती है विधि बनाने के लिए। और मूल विधि जो है, उस मूल विधि के ढांचे में ही विस्तृत नियम और विनियम बनाने के लिए कार्यपालिका को प्राधिकृत करती हैं। यानी कि जो मूल विधि बना रखी है उसी में सारे नियम, उसकी प्रोसेस सब बता दिए जाते हैं और ये काम कार्यपालिका को सौंपा जाता है। यानी कार्यपालिका इस पर काम करती है। कार्यपालिका का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, तो ये काम मतलब होता है। तो संसद विधियों का खाका तैयार करती है, मूल विधि के ढांचे में विस्तृत नियम और विनियम बनाने के लिए कार्यपालिका को प्राधिकृत करती हैं। कार्यपालिका को प्राधिकृत करती हैं संसद, और इसे प्रत्यायोजित विधान या कार्यपालिका विधान या अधीनस्थ विधान कहा जाता है।
जो खाका तैयार हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यायोजित विधान, या फिर उसको कहते हैं कार्यपालिका विधान, या उसको कहते हैं अधीनस्थ विधान। अभी तक ये विधान जो है खाका तैयार है। ऐसे नियम और विनियमों को जांच के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। अब दूसरा काम क्या है? कार्यकारी शक्तियाँ वो देख लेते हैं शक्तियाँ। तो कार्यकारी शक्तियाँ कैसी है? भारत के संविधान में सरकार के संसदीय रूप की स्थापना की है। भारत के संविधान ने क्या किया? सरकार का जो है उसको संसदीय रूप की स्थापना की है। अब कार्यकारी शक्तियाँ हम और उसके कार्य जान रहे हैं, तो संसदीय रूप की बात करनी जरूरी हो जाएगी। कैसे देगी? क्योंकि कार्यकारी शक्तियाँ जो है जिसमें कार्यकारिणी जो होती हैं, अब देखिए भारतीय संविधान ने संसदीय रूप प्रदान किया सरकार को, और जिसमें कार्यकारिणी जो होती है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं। कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका। इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण चर्चा, स्थगन चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अन्य चर्चाओं के जरिए से नियंत्रण रखती हैं। संसद क्या करती है? कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखती हैं। प्रश्नकाल से, शून्यकाल से, आधे घंटे की चर्चा से, अल्पावधि चर्चा से, ध्यानाकर्षण चर्चा से, स्थगन चर्चा से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए से नियंत्रण रखती है संसद। और ये अपनी समितियों जैसे सरकार की आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका संबंधी इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती हैं। ठीक है। सामान्यतः मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि बता चुका हूँ पहले भी मैं कई वीडियो मतलब कई जो हो चुके हमारे पास वीडियोज़ में। तो मंत्री जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं संसद के प्रति, और लोकसभा के प्रति विशेष रूप से होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व को एक भाग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है और सामूहिक रूप से है ही। प्रत्येक व्यक्ति अपने मंत्री के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो है अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति, प्रत्येक मंत्री जो है अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका मतलब यह है कि वे अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उन्होंने लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती हैं। अब विश्वास की कमी का प्रस्ताव जो है निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। तो पहला कौन सा है? राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न कर। मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो उद्घाटन भाषण है उस उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव न दे संसद, और संसद न दे करके ऐसा कर सकती हैं। ठीक। इसके अलावा धन विधेयक को अस्वीकार करके भी कर सकती हैं। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास करके कर सकते हैं, और आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हरा करके भी कर सकते हैं, और कटौती प्रस्ताव पास करके भी ऐसा किया जा सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि संसद का पहला कार्य ऐसे समूह का चयन करना जो सरकार बनाए। ठीक बात है। उसे सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्रदान करना जब तक विश्वास हो, और विश्वास न हो तो उसे हटाकर अगले सामान्य चुनाव में इसे लोगों पर छोड़ देना। लोगों पर छोड़ देने का कार्य भी संसद के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, वो ये है कि लोगों पर जब छोड़ दिया जाता है तो चुनाव की प्रक्रिया जब होती है तो चुनाव के माध्यम से फिर अगली सरकार चुनती हैं, और अगली सरकार जो चुनी जाती हैं उस अगली सरकार को चुनने के बाद फिर वो सरकार बनाती हैं और फिर वो कार्य करेगी। अब हम समझते हैं वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। तो संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही कर की उगाही कर सकती है और न ही कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट को स्वीकृत करने के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती हैं और उस पर नियंत्रण रखती हैं। इन समितियों में शामिल हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समितियाँ। तो ये अवैध, अनियमित, अमान्य और अनुचित प्रयोगों एवं सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामलों को सामने लाती हैं। ये काम है इन समितियों का, और संसद जो है इन समितियों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखती है, खर्चों की जांच भी करती रहती हैं। इसलिए कार्यपालिका की वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण निम्न दो तरीकों से संभव हो पाता है। कार्यपालिका जो है उस कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण देखें तो दो तरीकों से होता है। पहला बजटीय नियंत्रण होता है और दूसरा उत्तर बजटीय नियंत्रण होता है। बजटीय नियंत्रण का मतलब है जो बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी होता है, जबकि उत्तर बजटीय मतलब जो अनुदान मांगों को स्वीकृति दी जाने के पश्चात 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है वो नियंत्रण। तो बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें संसद सरकार को 1 वर्ष के लिए व्यय के लिए धन उपलब्ध कराती है। व्यय के लिए, ठीक है, संसद सरकार को 1 वर्ष के लिए व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती हैं और वार्षिकता सिद्धांत के आधार पर बजट होता है।
ये मंजूर किया गया धन वर्ष के अंत तक व्यय नहीं होता तो शेष धन का छास हो जाता है और धन की संचित निधि में चला जाता है। जो बच गया वो वापस चला जाएगा। इस प्रक्रिया को छास का सिद्धांत कहते हैं। जो बच गया वो छास हो जाता है और छास का सिद्धांत जो है इसको कहते हैं वापस चला जाता है संचित निधि में। इससे संसद का प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है। इसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इस सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष के अंत में व्यय का भारी कार्य उत्पन्न हो जाता है जिसे मार्च रश कहते हैं। मतलब ये है कि संसद का प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित रहता है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और इस सिद्धांत के कारण ही वित्त वर्ष के अंत में जो व्यय है उसका भारी कार्य उत्पन्न हो जाता है। मतलब वित्त कमी होने लगती है और वित्त की भयंकर आवश्यकता हो जाती है। इसको हम कहते हैं मार्च रश, और ये मार्च महीने में लगभग होता है। अब हम बात करते हैं सांविधिक शक्तियाँ संसद की। तो सांविधिक शक्तियाँ को देख लेते हैं। संसद में संविधान संशोधन शक्तियाँ निहित हैं और वह संविधान में किसी भी प्रकार प्रावधान को जोड़कर समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती हैं। संविधान को मुख्य दो भागों में विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान की कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधारण बहुमत द्वारा संसद बदल सकती हैं। यह बहुमत जो है संसद में उपलब्ध सदस्यों के बीच तय होता है। कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जैसे संसद विशेष बहुमत एवं करीब आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति के बाद ही संशोधित कर सकती हैं, अन्यथा संशोधित नहीं कर सकती। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्णतः संसद पर निर्भर करती है, न कि राज्य विधानमंडलों पर। इसका केवल एक अपवाद है, वो है कि कोई भी राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। प्रस्ताव के आधार पर संसद संविधान में आवश्यक संशोधन करती है और संसद 3 प्रकार से संविधान संशोधन कर सकती हैं। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के साथ। तो 3, एक तो साधारण, एक विशेष और विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति। संसद की ये शक्ति असीमित नहीं है, मतलब संविधान के मूल ढांचे की शर्तों अनुसार वही संशोधन कर सकती है। दूसरे शब्दों में संसद संविधान के मूल ढांचे के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में और महेंद्रवा मिल्स मामले 1980 में ये दिया था। बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ और कार्य की संसद की। तो संसद की न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है, ये न्यायिक कार्य इनके पास है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक मालिका परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा ये अपने सदस्यों एवं बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती हैं। निर्वाचक शक्तियां देखें संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों के साथ भाग लेती हैं और उपराष्ट्रपति को चुनती हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनती हैं। इसके अलावा राज्यसभा उपसभापति का चयन करती हैं। संसद को ये भी शक्ति है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती हैं। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती हैं या उनमें संशोधन कर सकती हैं। इस आधार पर संसद ने राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम इसको कहते हैं 1950 का, और इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का। तो प्रतिनिधित्व अधिनियम 50 का भी और 51 का आदि इन्होंने बना रखे हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेकर निर्वाचन ये शक्तियाँ उनके पास है। अन्य शक्तियों की बात करूँ तो अन्य शक्तियाँ एवं कार्य 7वीं जो पॉइंट है वो है संसद की अन्य शक्तियाँ एवं कार्यों में शामिल हैं। देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। इसके अलावा ये तीनों तरह के आपातकाल राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय की संस्तुति करती हैं। इसके अलावा ये संबंधित राज्य विधानसभा की स्वीकृति से विधान परिषद या समाप्ति या उसका गठन कर सकती हैं। इसके अलावा ये राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। इसके अलावा ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के गठन और उसके न्यायिक क्षेत्र को नियंत्रित या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना कर सकती हैं। अब हम समझते हैं संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। तो संसदीय नियम की अप्रभाविता क्या है? देखिए, भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है।
वास्तव में ये नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। पहला, देश का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद को न तो इतना समय है और न ही इतनी विशेषज्ञता है कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है, तो मैंने बताया कि भारत में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है। प्रायोगिक तौर पे नहीं है, सैद्धांतिक ज़्यादा है। संसद का नियंत्रण भारत में सरकार एवं प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण जो है प्रायोगिक तौर पे है, सैद्धांतिक तौर पे मतलब प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज़्यादा है। सैद्धांतिक रूप से दिखता है, सिद्धांत के रूप में प्रायोगिक तौर पे ज़्यादा है नहीं पावर संसद नियंत्रण नहीं, मतलब ये कह सकते हैं। वास्तव में नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए। कारक बहुत सारे हैं। एक कारक मैं बता चुका हूँ, अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी नहीं बन पाती हैं। इसके अलावा विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर करता है। जो विधायी नेतृत्व है वो कार्यपालिका पर डिपेंड करता होता था, कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा संसद का आकार काफ़ी बड़ा है और इस पर नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन कार्य है। इसके अलावा कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है, फलतः उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अलावा लोक लेखा समिति जैसे वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई धनराशि की बाद जाँच में करती है और इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी हो जाती हैं। लोक लेखा समिति जो है वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा की गई व्यय राशि पर जांच करती रहती है और ये प्रक्रिया जो है पोस्टमार्टम जैसी हो जाती हैं। इसके अलावा गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा प्रत्यायोजित विधान की अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम और कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधि बनाने की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा संसदीय नियंत्रण सामान्यतः ढीला, साधारण और अधिकांशतः प्रकृति में राजनीतिक होता है। इसके अलावा संसद में सशक्त एवं स्थिर विपक्ष के अभाव एवं संसदीय व्यवहार मर्यादाओं के अभाव में देश के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण में ढीलापन आता है। अब हम समझते हैं राज्यसभा की स्थिति। राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना में जो है राज्यसभा की स्थिति का 3 कोणों से अध्ययन किया जा सकता है। कौन 3 कोणों से अध्ययन कर सकते हैं लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की स्थिति का? संवैधानिक स्थिति की बात करें तो पहली है राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, जहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो उस स्थिति में। इसके अलावा राज्यसभा लोकसभा से बराबर नहीं है उस स्थिति में। इसके अलावा राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ जिनकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं है ऐसी शक्तियों में। तो बराबर की स्थिति में बात करें तो निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की लगभग समान है। पहली, सामान्य विधेयकों पर पूरा हस्ताक्षर और उनको पारित करना, सामान्य विधेयकों पर, ठीक। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन विधेयकों पूर्व हस्ताक्षर और उनको पारित करना भी ये भी है। तो सामान्य विधेयक और संशोधन विधेयक, ठीक। इसके अलावा वित्तीय विधेयकों को पुनर्स्थापन जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है उन पर भी जो पुनर्स्थापन करने की शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, उसमें भी राज्यसभा शामिल होती है बराबर शक्ति में। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना। इसके अलावा राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है राज्यसभा जो है। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उसे हटाने की पहल कर सकती है और उससे राज्यसभा के एक प्रभावी बहुमत जो विशेष बहुमत का एक प्रकार है और लोकसभा के सामान्य बहुमत की स्वीकृति द्वारा पद से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और महालेखा नियंत्रण को हटाने की सिफारिश भी राज्यसभा साथ करती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति जो है वो भी राज्यसभा लोकसभा के बराबर ही करती है ताकत के साथ। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति भी राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा देती है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन भी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी करवाती है समान रूप से शक्ति के साथ। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्री दोनों में से किसी सदन के एक सदस्य होने चाहिए। हालांकि वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन कर सकते हैं दोनों स्थिति से। संवैधानिक इकाइयाँ जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर विचार करना भी इस राज्यसभा का कार्य है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्यायिक क्षेत्र के विस्तार भी। अब हम समझते हैं लोकसभा के साथ असमान स्थिति, जहाँ पर राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ कम्पीट नहीं कर पाती। पहली स्थिति जो है वह धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा दुर्बल है, उससे विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लौटाना अनिवार्य होता है। नहीं लौटाएंगे तो फिर वो स्वीकृति मानी जाएगी अपने आप ही। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं, ठीक है। दोनों मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।
दोनों स्थिति में स्वीकृत माना जाएगा। इसके अलावा वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं, इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामलों में दोनों की शक्तियां समान हैं पारित करने के मामले में। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इसके अलावा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी दोनों संयुक्त बैठक होगी तो फिर लोकसभा अध्यक्ष काम करेगा, वहाँ दूसरा काम नहीं कर सकता। इसके अलावा संयुक्त बैठक में लोकसभा ज़्यादा संख्या से जीतती हैं, सिवाय इसके सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। इसके अलावा राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती हैं, उनके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प जो है वो लोकसभा के द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, ऐसा लोकसभा कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो लोकसभा के प्रति है राज्यसभा के प्रति है ही नहीं। इसके अलावा राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा एवं आलोचना कर सकती हैं, तो ये शक्तियाँ जो हैं वो कम हैं। अब समझते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ जो लोकसभा से भी अधिक हैं। देखिए, राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई जो लोकसभा के पास नहीं है। देखिए, वो है पहली कि संसद को राज्य सूची यानी अनुच्छेद 249 में से जो राज्य सूची है उसमें 249 में से विधि बनाने के हेतु अधिकृत कर सकती हैं, ऐसा लोकसभा के पास नहीं है। राज्य सूची के विषय जो है बना सकती है। इसके अलावा राज्यसभा जो है संसद को केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत संसद जो है संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती हैं, अनुच्छेद 312। इसके अलावा उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति उतनी दुर्बल नहीं है जितनी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में है। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी कि अमेरिकी संविधान व्यवस्था में है। वित्तीय मामलों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ लगभग लोकसभा के बराबर ही हैं। इसके अलावा तीसरी स्थिति है केवल राज्य ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दूसरे शब्दों में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न लोकसभा में, ऐसा अनुच्छेद 67 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जब लोकसभा भंग की जा चुकी है तो लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृति की अवधि के अंतर होता है, तब ये घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल है, लोकसभा भंग हो चुकी है तो फिर ऐसी अवधि में स्वीकृति जो है वो राज्यसभा के अनुमोदन पर ही हो सकती है। यद्यपि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता निम्नलिखित आधारों पर है। किस आधार पर उपयोगिता है? देखिए कि लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण, लापरवाही से और अविवेकपूर्ण विधान की समीक्षा और उस पर विचार के उपबंध के रूप में जांचोपाय जो है वो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां दी गई है, लेकिन फिर भी उसकी उपयोगिता है। इसके अलावा ये उन अनुभवी एवं पेशेगत लोगों का प्रतिनिधित्व देती हैं जो सीधे चुनाव का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक, राज्यसभा का महत्व इसलिए भी है। इसके अलावा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संघीय संतुलन को बरकरार रखती हैं, तो इसका एक अपना महत्व है। अब हम समझते हैं संसदीय विशेषाधिकार, और संसदीय विशेषाधिकार को पढ़ते हैं और फिर ये जो हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो संसदीय विशेषाधिकार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इसकी समितियों, इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। मतलब यह है कि संसद के विशेष अधिकार जो हैं, उन्मुक्तियां और संसद के पास कुछ छूटें हैं, वो स्पेशल उनकी उन्मुक्तियां दे रखी हैं, उनको छूट दे रखी हैं, जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, इसकी समितियों, इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता, इसकी प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। ठीक, इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता और महानता तथा सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
संविधान में संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए गए हैं जो सदन के संसद के सदनों या उसकी किसी भी समिति में बोलते या हिस्सा लेते हैं, उन्हें भी ये अधिकार दिए गए हैं। भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल हैं। ठीक, यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए हैं, राष्ट्रपति के लिए नहीं है। संसद का एक अंतरिम भाग भी है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग होता है, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के ही तो संसद का कंप्लीट निर्माण करते हैं। लेकिन ये विशेष अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। बात करते हैं वर्गीकरण की, तो संसदीय विशेष अधिकार को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले तो वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदनों सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा वे अधिकार जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। तो सामूहिक रूप से विशेष अधिकार कौन से हैं, फिर व्यक्तिगत कौन से जानेंगे। तो सामूहिक संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेष अधिकार निम्न है। पहले, संसद जो है, संसद में इसे संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद, कार्यवाही को प्रकाशित करने और अन्यों को इस प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। यानी संसद जो है उसको सामूहिक रूप से ये अधिकार है कि वो अपनी रिपोर्ट, अपने वाद विवाद, अपने कार्यवाहियों को प्रकाशित करने देने या अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। वो प्रकाशित करने दे भी सकते हैं और नहीं भी, उनका अधिकार ये। 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने 1978 के 44 के संविधान संशोधन अधिनियम ने इस सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु ये सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यह अपनी कार्यवाहियों से अतिथियों को बाहर कर सकती हैं और कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती हैं। ठीक, इसके अलावा यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध और इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती हैं। इसके अलावा ये सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेष अधिकार के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास दंड दे सकती हैं। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी और ये भी इसमें शामिल हैं। और यह बर्खास्तगी का क्या मतलब है, देखिए 1977 में मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1977 में 6ठी लोकसभा जो थी, उस 6ठी लोकसभा में इंदिरा गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक, और सदन की अवमानना के लिए उन्हें 1 हफ्ते की जेल हुई। ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री थी वो। ठीक, लेकिन 7वीं लोकसभा ने इसे संकल्प को निरस्त कर दिया और ये कहा गया कि यह कार्यवाही राजनीतिक थी। 1980 में पूर्व मंत्री जो के तिवारी थे, उनकी राज्यसभा द्वारा भर्त्सना की गई। 1980 में मंत्री जो थे, पूर्व मंत्री के तिवारी की राज्यसभा द्वारा भर्त्सना की गई और 1970 में 6ठी लोकसभा में इंदिरा गांधी को सदन की अवमानना के लिए उन्हें जेल हुई जब वो प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा किसी भी सदस्य की मतलब है सामूहिक रूप से जो विशेष अधिकार हैं संसद के पास, वो सदस्य की बंदी, उसका अवरोध, उसके अपराध सिद्धि, उसका कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जांच कर सकती हैं, गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती हैं। इसके अलावा न्यायालय, सदन या इसकी समिति की कार्रवाई या जांच के लिए निर्देशित हैं। मतलब न्यायालय जो है सदन की या इसकी समिति की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता। ये भी एक सामूहिक रूप से विशेष अधिकार मिला हुआ सदन को, संसद को। मतलब इसके अलावा संसद क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, संसद सदस्य या बाहरी व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता। यानी जो पीठासीन अधिकारी हैं सदन क्षेत्र में, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और न ही कोई कानूनी कार्यवाही, सिविल या आपराधिक कार्यवाही की जा सकती हैं। अब व्यक्तिगत विशेष अधिकारों की बात करें तो व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित विशेष अधिकार शामिल हैं। उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध हैं और आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषिद्ध मामलों में नहीं हैं। इसके अलावा उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है।
इसके अलावा ये स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान और संसद की कार्यवाही के नियम और स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित हैं। इसके अलावा वे न्यायालय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। संसद के सदस्य उनको विशेष अधिकार हैं। इसके अलावा वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। विशेषाधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद द्वारा संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेष अधिकारों या उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और ये सदन द्वारा दंडनीय है। किसी भी चूक का कृत्य या किसी भी तरह की कृत्य या चूक जो सदन इसके सदस्यों या प्राधिकारियों के कार्य के संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, उसकी शक्ति, उसके सम्मान के विपरीत दे, सदन की अवमानना माना जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर कोई भी कार्यवाही होती है संसद के सदस्यों पर, तो ये क्या मामला है। देखिए, यद्यपि दो अभिव्यक्तियों विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तथापि इसके अर्थ भिन्न है। सामान्यतया विशेषाधिकार हनन की सामान्य जो विशेषाधिकार हनन है वो सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार सदन की अवमानना में विशेषाधिकार हनन शामिल हो सकता है, तथापि सदन की अवमानना के अर्थ का व्यापक प्रभाव है। विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे कृत्य जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु वे सदन की मर्यादा और प्राधिकार के विरुद्ध सदन की अवमानना हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सदन के विधायी आदेश को न मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। अब हम समझते हैं विशेषाधिकारों के स्रोत। मूल रूप से संविधान अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। ये हैं संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, उसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार है। ठीक, अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इसकी समितियों आरंभ तिथि 26 जनवरी 1950 से इसके सदस्यों की तरह समान है जब तक संसद द्वारा घोषित न हो। 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि संसद के दोनों सदनों के अन्य अधिक विशेष अधिकार इनकी समितियों और सदस्यों की आरंभ तिथि 20 जून 1979 से ही प्राप्त हो गई। इसका अर्थ है कि अन्य विशेष अधिकार के संदर्भ में सभी स्थिति समान रहेगी। दूसरे शब्दों में, संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से संशोधित होगा। इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ से बिना किसी परिवर्तन से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाया है। और वे कौन से 5 स्रोतों पर आधारित हैं, पहले दीजिए। संवैधानिक उपबंधों पर, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां, इसके अलावा दोनों सदनों के नियम, इसके अलावा संसदीय परंपरा, इसके अलावा न्यायिक व्याख्या। अब हम समझते हैं संसद की संप्रभुता क्या है। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। इसके प्रभाव में न्यायिक क्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा संसद की संप्रभुता, संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ब्रिटिश महान्यायवादी एवी डाइसी के मतानुसार इस सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग हैं। क्या है 3 अनुप्रयोग? कि संसद किसी कानून को संशोधित, प्रतिस्थापित या विधि को निरसित कर सकती है। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डी लोल में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डी लोल में का कहना है कि सारे अधिकार संसद संशोधित करने का है। इसके अलावा संसद संवैधानिक कानूनों को उस प्रक्रिया की तरह बना सकती हैं जैसे साधारण कानून। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश संसद में सांविधिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है। सांविधिक और विधिक एक ही हैं। अब देखिए, अब समझते हैं संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती।
संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं करती, जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में है। दूसरी तरफ भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध हैं। जो तत्व जो भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं वे कौन से हैं? संविधान की लिखित प्रकृति। एक तो हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है। इसमें संघ सरकार के तीनों अंगों के लाभ, क्षेत्र, प्रभाव, उसके आपस में संबंधों को परिभाषित किया गया है। इस तरह संविधान से इतर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है। यही नहीं, कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी जरूरी है। ब्रिटेन में न तो संविधान लिखित में है और न ही वहाँ कोई मूलभूत विधि है। बात करते हैं सरकार की संघीय व्यवस्था। भारत में शासन की फेडरल यानी संघीय प्रणाली है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का सांविधिक विभाजन है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं। अतः संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची या संवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है, लेकिन इस शक्ति को राज्य सूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता, सिवाय 5 असाधारण परिस्थितियों के, वह भी अल्प समय के लिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है। इस तरह की सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों संसद द्वारा प्रभावी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वे संविधान से किसी उपबंध का उल्लंघन करते हों। दूसरी तरफ ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय संसदीय विधि को बिना उसकी संवैधानिकता, वैधता, उचित ठहराने, कारण जानने विशेष मामलों में लागू कर सकता है। बात करते हैं मूल अधिकार की। तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों की संहिता को शामिल करके संसद के प्राधिकार को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 13 राज्य किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता जो मूल अधिकार के किसी भी भाग इसे पूर्ण रूप से निरसन करे। इस तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे उसे अवैध माना जाएगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संविधान में न्यायोचित मूल अधिकारों की कोई संहिता नहीं है अलग से। ब्रिटिश संसद में इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनता जो नागरिकों के मूल अधिकारों पर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश नागरिकों को अधिकार प्राप्त है ही नहीं। यद्यपि वहाँ के अधिकारों को गारंटी चार्ज नहीं है, लेकिन ब्रिटिश में विधि का नियम होने के कारण अधिकतम स्वतंत्रता है वहाँ पर। तथापि हमारी संसद की संगठनात्मक एवं नामावली पद्धति उसी तरह है जैसे ब्रिटिश संसद की, परंतु दोनों में काफ़ी अंतर है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की संप्रभु इकाई होने के अर्थ में एक संप्रभु इकाई नहीं है। ब्रिटेन की तरह भारत की संप्रभु इकाई नहीं है संसद। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद का प्राधिकार परिभाषित, सीमित और प्रतिबंधित है। ठीक बात है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद अमेरिकी विधायिका यानी कि कांग्रेस के रूप में जाना जाता है के समान है। अमेरिका में भी कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान के लिखित शब्दों, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और अधिकारों के विधेयकों द्वारा प्रतिबंधित हैं। अब बात करते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद में सीटों का आवंटन। तो सीटों का आवंटन जो है राज्यसभा में कितना है और लोकसभा में कितना है। तो बात करते हैं राजस्थान की। सबसे पहले तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है राजस्थान से 10 हैं। ठीक, 10 सीटें यहाँ पर राजस्थान में राज्यसभा में है। सर्वाधिक कहाँ पर, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 हैं और उत्तर प्रदेश में 31 हैं, बाकी मुझे कहीं ज़्यादा दिख नहीं रही इससे। तो सर्वाधिक जो राज्यसभा में किसी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश से सीटें जो राज्यसभा में है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से ही दिख रही है मुझे। 31 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश से हैं। 31 के पश्चात अगर सीटें देखें दूसरे या तीसरे, तो सबसे सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या तो मुझे 19 संख्या दिख रही है। 19 के आसपास कोई संख्या और मुझे दिख नहीं रही है, और ये 19 वाली संख्या है महाराष्ट्र की। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की सर्वाधिक हैं और इसके 19 के पश्चात मुझे 18 एक संख्या दिख रही है। 18 संख्या जो है वो है तमिलनाडु की। 18 के पश्चात अगर सर्च करूं तो यहाँ पर 16 है, लेकिन 16 से ज़्यादा संख्या कोई हो सकती है क्या? 16 दो जगह हैं, एक तो बिहार में 16 है और एक पश्चिम बंगाल में 16 है। तो सर्वाधिक राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश से 31। ठीक,
उसके पश्चात सीटों की संख्या जो है वो है 19 महाराष्ट्र से, ठीक। 19 के पश्चात 18 है तमिलनाडु से, फिर 18 के बाद 16 है पश्चिम बंगाल और बिहार से। 16 के पश्चात जो संख्या है यहाँ पर अधिकतम वो 12 है कर्नाटक से, और 12 के पश्चात 11 हैं मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा में होती हैं। और उसके पश्चात यहाँ पे खूब संख्या है, 10 किसकी हैं, 10 दो राज्यों में, उड़ीसा और राजस्थान में है। तो इस प्रकार राजस्थान तक पहुँच गए। और सबसे कम किसकी, मैं आपको राज्यसभा में सीटें बता देता हूँ। एक हैं सबसे कम त्रिपुरा की, एक ही है सिक्किम की, और एक ही है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की। इसके अलावा एक ही है अरुणाचल प्रदेश की और एक ही गोवा की है। तो एक तो 7 सिस्टर्स में से देख लो, मणिपुर की, मेघालय की, मिजोरम की, नागालैंड की, सब की एक हैं, और अरुणाचल प्रदेश की भी एक ही हैं, और सिक्किम की भी एक ही हैं, त्रिपुरा की भी एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सबसे कम सीटें एक यहाँ पर इनकी हैं। और उससे अगर थोड़ी सी ज़्यादा देखें तो एक के बाद जो संख्या मुझे यहाँ पर मिली हैं वो दो है, हाँ 2 है किसी की, 1 सेकंड हो, 2 मुझे दिखी नहीं, 2 नहीं 3 है, 3 है। एक तो हिमाचल प्रदेश की, और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त 3 यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूँ राज्यसभा में सीटों की, तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से तो 3 सीटें राज्यसभा में जाती हैं, और पुडुचेरी से 1 ही जाती हैं, और जम्मू एवं कश्मीर से 4 सीटें हो गई हैं, ठीक है। 4 सीटें हैं, हालांकि इसका अभी विभाजन कितना वो देख लेना, 4 है कि नहीं। दिल्ली से 3 है, और बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई सीट नहीं है, चंडीगढ़ में कोई नहीं है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी अभी फ़िलहाल है भी नहीं, देख लेना, लेकिन फ़िलहाल देख रही मुझे नहीं लगता है कोई। लक्षद्वीप में नहीं है, पुदुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 हैं, लद्दाख से कोई भी है नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो टोटल सदस्य अगर देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की संख्या यहाँ पर 12 है, ठीक है। टोटल 245 होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सदस्य यहाँ पर है, ये 12, और बाकी के सदस्य जो हैं वो है राज्यों से। ये तो बात हुई हमारी किसकी, ये तो बात करी हमने राज्यों की राज्यसभा में। अब हम राज्यों की लोकसभा में देखते हैं। तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, 545 है, और 245 कितनी है, 245 है अपने भाई राज्यसभा में। तो 545 लोकसभा में। तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो हैं मुझे लगता है वो फिर से उत्तर प्रदेश के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें जो है वो 80 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कितनी हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं लोकसभा में। 80 के पश्चात यहाँ संख्या जो है दूसरी मुझे सर्वाधिक महाराष्ट्र में दिख रही है, 48, क्योंकि वहाँ भी 31 सीटें उत्तर प्रदेश की थी राज्यसभा में और 80 हैं लोकसभा में। और दूसरी सर्वाधिक जो थी वो महाराष्ट्र की थी, 19 थी राज्यसभा में और 48 वापस लोकसभा में। सर्वाधिक दूसरी संख्या ये हो गई हैं। 48 के बाद अगर संख्या देखें तो संख्याएं बहुत सारी हैं। तीसरी सर्वाधिक संख्या मुझे 48 के पश्चात जो दिख रही हैं वो है, 1 सेकंड रुकिएगा, 48 के बाद यहाँ पर 42 हैं, और वो है पश्चिम बंगाल से, ठीक। 42 हैं तीसरी, 42 है पश्चिम बंगाल से। 42 के बाद जो है 40 संख्या है, 42 के बाद 40 हैं, और वो है बिहार से, ठीक। बिहार से 40 हैं, 40 के बाद 39 ये है ही। तो मैं बता देता हूँ सबसे कम कहाँ है, पहले तो ये देख लेते हैं। मिज़ोरम में 1 ही हैं, नागालैंड में भी 1 ही हैं, ठीक। मिज़ोरम में 1, लेकिन मेघालय में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मणिपुर और मेघालय में 2 हैं, मिज़ोरम में नागालैंड में 1 हैं। उड़ीसा में छोड़ो, हम आ जाते हैं उसके बाद लद्दाख में 1 हैं, ठीक, और लद्दाख में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, दिल्ली से 7 हैं, और दादरा और नगर हवेली से 1 हैं, चंडीगढ़ से भी 1 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी 1 हैं,
और सिक्किम से भी एक ही हैं, त्रिपुरा से 2 हैं, ठीक है, त्रिपुरा से 2 हैं और मणिपुर से 2 है, मेघालय से 2 है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो ममेत्री ममेत्री मतलब मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो ममेत्री में 2 हैं लोकसभा में, ये स्थिति है। अब हम देखते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। तो अनुसूचित जाति जनजाति में राजस्थान की आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लेते हैं। राजस्थान में 25 सीटें जो हैं वो हैं कुल, ठीक, मतलब 2008 के परिसीमन के बाद स्थान की बात कर रहा हूँ, तो कुल जो हैं 25 हैं। कहाँ पर ये मतलब है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। तो राजस्थान में संख्या है 25 आरक्षित सीटें हैं। उसमें कैटेगरी वाइज देखें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं राजस्थान में वो हैं 4। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है राजस्थान में वो है 3 और कुल जो है वो हो जाएगी 25, ठीक। और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 2008 से पहले थी और पहले बाद में भी देख लेते हैं। तो 2008 से पहले तो स्थिति ये थी कि 25 सीटें टोटल थी, उसमें से 4 तो थी एससी के लिए और एसटी के लिए थी। 4 थी एससी के लिए और एसटी के लिए 3 थी और बाद में भी 4 और 3 ही रही और टोटल 25 ही हैं। तो ये तो मामला हुआ इनके लिए। टोटल 25 सीटें होती है। राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा में है, ठीक। और 25 सीटें तो लोकसभा में है, लेकिन राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 10 है, मैं बता चुका हूँ। तो ये हैं विभाजन। सर्वाधिक सीटें जो हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हैं वो किस से हैं? मुझे आंध्र प्रदेश से 2008 में जो परिसीमन हुआ उससे पहले देखें तो 42 थी और आंध्र प्रदेश में 42 सीटें थी। उसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थी और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में 42 के बाद में जो सीटें हैं 2008 के बाद में 25 हो गई हैं 42 की जगह। इसकी क्या वजह है? वो कोई आंध्र प्रदेश के टुकड़े की वजह से हो सकती हैं। तेलंगाना बना वो 2008 के बाद इतनी घटाने का कारण मुझे समझ नहीं है। तो ये सीटों का विभाजन है। अब हम देखते हैं लोकसभा की अवधियां। तो प्रथम लोकसभा से वर्तमान तक इनकी अवधियां देख लेते हैं। 1952 में पहले चुनाव और 1952 से 1957 तक पहली लोकसभा चली थी। 1952 से 57 5 वर्ष पूरे। 57 से लेकर के 62 तक 5 वर्ष पूरी दूसरी लोकसभा चली, ठीक। और पहली लोकसभा जो है उसका अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए 38 दिन पहले विघटित हो गई थी। कार्यकाल पूरा करने के 38 दिन पहले विघटित हो गई। दूसरी लोकसभा जो है 5 साल चली, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करने के 40 दिन पहले विघटित हो गई। तीसरी लोकसभा जो है वो भी 5 साल पूरी चली, 62 से 67 तक, और अपना कार्यकाल पूरा करने के 44 दिन पहले विघटित हो गई। चौथी लोकसभा जो है वो है 1967 से 1970 तक, केवल 3 वर्ष चली और अपना कार्यकाल पूरा करने से मतलब 3 वर्ष और थोड़े कुछ ज़्यादा दिन चली। तो अपना कार्यकाल पूरा करने के 1 वर्ष और 79 दिन पहले विघटित हो गई थी ये। 1967 से 1970 की अवधि है और कार्यकाल पूरा करने के 1 वर्ष और कुछ दिन, आप मान के चलिए 80 दिन है, तो 2 महीने कुछ ऊपर, 2 महीने और कुछ दिन ऊपर, तो लगभग 12-14 महीने पहले चौथी लोकसभा विघटित हो गई। 5वीं लोकसभा 1971 में बनी और 1977 तक चली, पूरा कार्यकाल किया, ठीक है। और 5वीं लोकसभा जो है 1971 से 77 तक, हालांकि इसका कार्यकाल जो है 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया था और लोकसभा 5 वर्ष 10 माह और 6 दिन की अवधि के बाद विघटित हुई थी। 5वीं लोकसभा ने कार्यकाल बढ़ाया। 6ठी लोकसभा जो है 1977 से 1979 के बीच 2 ही वर्ष के लिए बनी और 2 वर्ष 4 माह और 28 दिन पहले विघटित हो गई। 2 साल 4 महीने पहले विघटित, मतलब 5 महीने समझ लो, 5 महीने, 2 वर्ष और 5 महीने पहले विघटित हुई थी। 7वीं लोकसभा 1980 से 1984 के बीच चली और अपना लोकसभा कार्यकाल पूरा करने से पहले 20 दिन पहले विघटित हो गई। 8वीं लोकसभा 1985 से 1989 तक चली और कार्यकाल पूरा करने के 48 दिन पहले विघटित हुई। 9वीं लोकसभा जो है 1989 से 1991 तक चली और 1 वर्ष 2 माह और 25 दिन बाद विघटित हो गई।
मतलब बहुत ज़्यादा चली ही नहीं, पूरा कार्यकाल तो कहाँ से करती। 10वीं लोकसभा जो है वो ठीक समय पर चली, और 11वीं लोकसभा जो है 10वीं लोकसभा 1991 से 1996 भी चली, और 1996 से 1997 के बीच 11वीं लोकसभा चली, जो 1 वर्ष 2 माह और 25 दिन बाद विघटित हो गई। 12वीं लोकसभा 1998 से 1999 चली, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष 1 माह और 4 दिन बाद विघटित हो गई, पूरा किए ही नहीं कार्यकाल। तो देखिए 10वीं लोकसभा 1991 से 96 पूरी चली, लेकिन 96 से 97 11वीं, 98 से 99 12वीं, और 13वीं 99 से 2004 तक पूरा कार्यकाल किया, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से 253 दिन पहले विघटित हो गई थी। और 14वीं लोकसभा पूरी चली, 15वीं लोकसभा पूरी चली, और 16वीं लोकसभा पूरी चली। तो 14वीं लोकसभा 2004 से 2009, 2009 से 2014 15वीं, 2014 से 2019 16वीं, और 2019 से लेकर के अब तक जो चल रही हैं वो 17वीं लोकसभा हैं। लोकसभा के अध्यक्षों की बात करें तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक, मावलंकर, और 1952 से 1957 तक रहनी थी, लेकिन इनका निधन हो गया 1956 में, इसलिए 1956 से 57 के लिए M.A. अयंगर को बनाया गया, ठीक। दूसरी लोकसभा में M.A. अयंगर ही वापस बन गए 1957 से 1962 तक, ठीक। तीसरी में बन गए हुकम सिंह 62 से 67 तक। चौथी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी बने इसके अध्यक्ष, लेकिन 1967 से 1959 तक 2 ही वर्ष वो रहे और फिर त्यागपत्र दे दिया। तो फिर अगले बनाए गए डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को, तो 69 से 71 तक वो रहे। 1971 में फिर 5वीं लोकसभा शुरू हो जाती है, तो 5वीं लोकसभा में डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों ही बन जाते हैं, और वो भी त्यागपत्र दे देते हैं 1971 से 75 के दरमियान। तो 75 में फिर बनते हैं बलीराम भगत, 75 के बाद 76 से 77 तक बलीराम भगत रहते हैं। 1977 से फिर रहते हैं नीलम संजीव रेड्डी, छठी बार लोकसभा के। छठी लोकसभा जब स्थापित होती है तो दूसरी बार फिर संजीव रेड्डी बनाते हैं, और संजीव रेड्डी फिर से त्यागपत्र दे देते हैं 1977 में ही। फिर त्यागपत्र देने के कारण KD हगड़े को बनाते हैं, 1977 से 1980 के दरमियान रहे थे, ठीक। 1980 में फिर बलराम जाखड़ बनाते हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़ को 7वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर बलराम जाखड़ थे, और फिर बलराम जाखड़ के बाद 9वीं लोकसभा के रवि राय बने अध्यक्ष, 10वीं लोकसभा के शिवराम V पाटिल, और 11वीं के PA संगमा, 12वीं के GS बाल योगी, और 13वीं के GM बाल योगी, वापस GMC बाल योगी जो हैं 12वीं और 13वीं दोनों लोकसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन 13वीं लोकसभा में इनका निधन हो गया पहले ही। तो फिर 13वीं लोकसभा के लिए दूसरे जो अध्यक्ष बनाए गए वो मनोहर जोशी को बनाया गया। फिर 14वीं के सोमनाथ चटर्जी, 15वीं के मीरा कुमार, 16वीं की सुमित्रा महाजन, और 17वीं के लिए ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला 17वीं में अभी तक चल रहे हैं। अब हम संसद से संबंधित अनुच्छेदों पर एक नज़र डाल देते हैं। 79 संसद का गठन करना लिखा गया, उसमें 80 में लिखा गया है राज्यसभा का संगठन, 81 में लिखा गया है लोकसभा का संगठन। तो 80 और 81 जो है राज्यसभा और लोकसभा के संगठन से संबंधित, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन लिखा गया 82 में। 83 में लिखा गया संसद के सदस्यों की संसद के सदनों की अवधि 83 में। 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए उसमें लिखी गई हैं। 85 में लिखी गई है संसद के सत्रावसान और विघटन के लिए भंग हो गया 85 वाला। 86 जो है राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार लिखा गया है। 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन उसमें लिखा गया है। 88 में सदन के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार लिखे गए हैं। संसद के पदाधिकारीगण जो हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है। 89 में लिखा गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। 90 के बारे में लिखा गया है राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति और त्यागपत्र तथा विमुक्ति पर। 91 में लिखा गया है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन सभापति कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति की शक्ति 91 में लिखी गई है। 92 में सभापति अथवा उपसभापति की सदन की अध्यक्षता में विरत करना जबकि उनकी विमुक्त संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन न हो। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति और त्यागपत्र विमुक्ति के लिखा गया है। 95 में लोकसभा उपाध्यक्ष और किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति 95 में लिखी गई है। 96 में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जबकि विमुक्त संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। इसके अलावा 97 में सभापति उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते लिखे गए हैं। 98 में संसद सचिवालय के बारे में लिखा गया है। 99 में जो है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना लिखा गया है। 100 में
दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों, फोरम तथा कोरम की पूर्ति के बिना सदनों के कार्य करने का अधिकार जो है 100 में लिखे गए हैं। 101 में सीटों की रिक्ति, 102 में सदस्यता से अयोग्य ठहराना, 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर भी निर्णय। इसके अलावा 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के पहले स्थान ग्रहण करने अथवा मतदान देने पर दंड, अथवा जब भी योग्यता नहीं हो अथवा जब योग्य ठहराया जाया गया हो तो उसे दंड दिया जाना। 105 में लिखे गए हैं संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेष अधिकार आदि लिखे गए हैं 105 में। 106 में संसद के जो सदस्य हैं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते 106 में लिखे गए हैं। 107 में विधेयकों की प्रस्तुति उनके पारित करने के संबंधी प्रावधान जो है 107 में लिखे गए हैं। 108 में कतिपय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है 108 में लिखी गई है। 109 में मुद्रा विधेयकों के मामले में विशेष प्रक्रिया लिखी गई है। 110 में मुद्रा विधेयक जो हैं उसकी परिभाषा दी गई है। 110 के बाद 111 में विधेयकों की स्वीकृति लिखी गई है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। 113 में संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया लिखी गई। 114 में विनियोजन विधेयक लिखे गए हैं। 115 में पूरक, अतिरिक्त और अतिरेक अनुदान लिखे गए हैं। 116 में लेखापरण, मतदान, अनुड्रेण असाधारण अनुदानों पर मतदान लिखे गए हैं। 117 में वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 118 में प्रक्रिया संबंधी नियम दिए गए हैं। 119 में संसद में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित विनियमन दिए गए हैं। 120 में संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा दी गई है। 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लिया गया है। 122 में संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। और 123 में लिखा गया है संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इस प्रकार ये जो अनुच्छेद हैं वो 78 के बाद 79 से शुरू करके 122 तक चलते हैं संसद के बारे में। और इस प्रकार हमने संसद को समाप्त किया। अब संसद के बाद हम संसद की समितियां जो हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे।